हेलो दोस्तों, आज हम नेशनल अड्डा टीम के साथ एक ऐसे जगह आए हुए हैं जिसको जामिया नगर में हिंद गुरु के नाम से जानते हैं। एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि अभी इससे पहले नीट और आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करवा रहा था, जो कि मिस्टर नूर नवाज साहब उसके डायरेक्टर हैं। उसी का एक जो हिंद गुरु है उसी का एक्सटेंशन हुआ है और यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं जो एस्पिरेंट है उसके लिए भी एक इंस्टीट्यूशन बनाया है। उसी के प्रोमिनेंट एक फैकल्टी हैं डॉक्टर शमशाद साहब, उनके साथ हम इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ। शुक्रिया सर राज भाई, आपका भी और आपकी पूरी टीम को भी और आपके चैनल को भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाल कर मसरूफियत के साथ आप लोग इस जगह तक आए, हिंद गुरु तक आए। और जो नूर नवाज सर ने जो इनिशिएशन लिया है, जो ने कदम उठाया है कि इस इलाकों के बच्चों को, बच्चियों को एक जो कमी रह गई थी यूपीएससी सीएससी के अंदर प्रिपरेशन को लेकर, उसको भी फुलफिल किया जाए। हिंद गुरु पहले से भी इस इलाकों में अपने नीट और जेईई के लिए काम करती रही है, लेकिन ये शोबा खाली था। तो बहुत दिनों से मेरी इन लोगों से बातें हो रही थी और फिर हम एक मरहले पे जाके फैसला कर पाए कि हमको बेशक इस मुकाम पर आकर यहाँ के बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर और जुडिशरी के अंदर आकर अपनी परफॉर्मेंस कर सके, और जो दुश्वारियाँ इनको दिल्ली में निकलने के बाद सामने आती हैं उन दुश्वारियों को दूर करें और फीस का स्टैंडर्ड भी थोड़ा कम करें ताकि इन बच्चों को सहूलियत हो और कामयाब होकर इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेकर आगे बढ़ें। शुक्रिया बहुत बहुत आप सब लोगों का। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप इंडिया की जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है इन कोचिंग इंडस्ट्री, आप वहाँ सेवा दे चुके हैं, तो आपने ये जगह क्यों चूज किया, क्या बैकग्राउंड है इसकी? देखिए, एक बात तो ये कि मैं बहुत दिनों से लगभग 20 साल से इस सेगमेंट में काम कर रहा हूँ और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशंस है दिल्ली के अंदर जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स है और हिंदुस्तान के जो रीजनल सेंटर्स हैं, पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, या इंदौर हो गया, या जयपुर हो गया, या बेंगलोर हो गया, या चेन्नई हो गया। बेशक वो सेंटर्स अच्छे हैं और वहाँ के बच्चे कामयाब हैं, हम लोग उनके खुदमात कर रहे थे और दे भी रहे थे। एक लंबे टाइम से इस शोबे में काम करने के बाद एक दिल में खलिश थी, एक ख्वाहिश भी थी कि जब मैं अपने क्लास में पढ़ाया करता था, अपने 2 महीना पहले तक पढ़ाया करता था, तो हमारे क्लास में जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो 400-500 के बच्चे बैठते थे। हम अपने बच्चों को ढूंढते थे कि हमारा बच्चा 2, 4, 5, 6, 10 कहीं दिख जाए और उसको कुछ अलग से बता दिया जाए, कुछ खास कर दिया जाए ताकि ये भी कामयाब हो जाए। और नंबर दिखता नहीं था। कुछ बच्चे कभी कभी मुझे मिल गए क्लास के अंदर, जब मैंने उनसे पूछा उनकी रहाइश कहाँ है, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, तो वो कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी यूपी, कभी राजस्थान, कभी जयपुर, कभी इन इलाकों के नाम बताया करते थे। और वो रहते इन्हीं इलाकों में। ये ओखला और जाकिर नगर और जामिया नगर का जो इलाका है ना, उनकी रिहाइश यही थी और इन रिहायशी इलाकों से निकल कर वो हमारे तरफ आया करते थे और ये नंबर बहुत सा था। मुझे लोगों ने मेरे पर्सनल नंबर पूछे, मांगे, दिया भी मैंने लोगों को। एक बहुत बड़ी तादाद में लड़कियां यहाँ पर हैं जो पढ़ना चाहती हैं, ख्वाहिशमंद हैं, पर हमारी जो तहजीब है, हमारी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो इजाज़त नहीं देता कि इस तरह के माहौल में बच्चियों को जायज़ा दिया जाए। तो बच्चे महरूम रह जा रही थी जो कामयाब हो सकती हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो ख्वाहिशमंद है, जो हिम्मत है, जो मेहनत करने के तैयार हैं, लेकिन वो रुक जा रही थी घरों के अंदर। और ठीक भी है, क्योंकि हमारी तहजीब, हमारी ज़बान हमको सेफ करके रखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कदम उठाएं कि वहीं जाकर उन बच्चों की जो ज़रूरियात हैं उन्हीं के इलाकों में जाकर पूरी किया जाए। दिल में ख्वाहिश तो थी, लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं अचानक से आ गया तो ये बात गलत होगी। ख्वाहिश थी, पर ये बात है ना कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। खुद जाकर कुछ कायम करें वहाँ पर, क्योंकि मैं इन इलाकों से ना मैं जानता हूँ बहुत इन इलाकों को, ना मुझे कोई जानता है यहाँ पर। सो एक ऐसी शख्सियत चाहिए थी जो इस इलाकों से वाकफियत जिसको हो और इलाका उनको भी जानता हो, इलाका उन पर भरोसा करता हो, ट्रस्ट करता हो। सही। सो बहुत देर तक
मिस्टर नूर नवाज खान सर से बात होती रही, फिर भी एक दिल में एक कशिश थी, एक सोच थी दोनों तरफ से, उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। एक लंबी बातचीत के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि नहीं करना चाहिए। मुश्किलात होंगी, चैलेंज होगा, सही। किसी नई चीज को एक्सेप्ट कर लेना आसान नहीं होता, बट उन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया गया है और यहाँ पर हम अबुल फजल में अभी हैं। और आपके पास ये वो भी है सर कि पहले से वो इंस्टीट्यूशन यहाँ रन कर रहा है, लोग उस पर भरोसा कर हाँ, रहे हैं। ये वो नीट जेई में बहुत पुरानी एकेडमी है, ट्रस्टेड एकेडमी है, लोग भरोसा करते हैं। तो मैं ये नहीं करता हूँ कि आप वैसे यूपीएससी भी यकीन करके आ जाइए। जी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप हम जैसे एक्सपीरियंस के साथ आइए, और जो फैकल्टीज यहाँ पर हैं वो वही लोग हैं जो आपको बड़े इंस्टीट्यूशंस में मिलेंगे, बढ़ाते रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं 2 लोगों को जोड़ लिया है, मैंने सब आगे है पढ़ाने के लिए। तो हम तो चाहते ये हैं कि आपके बच्चे, उखला के बच्चे, जामिया के बच्चे, इन इलाकों के सारे बच्चे जहाँ तक हैं जो ख्वाहिशमंद है पढ़ने के लिए, इसके लिए, और उन्हीं से पढ़ें जो लोग पहले अब तक पहले पढ़ाते रहे हैं या अभी पढ़ा भी रहे हैं। बहुत तो ऐसे जो पढ़ा रहे हैं अपना वक्त निकाल कर यहाँ भी आने के तैयार हैं। जी। जाहिर बात है, इलाका नया है तो बहुत दुश्वारियां भी होंगी। डॉक्टर साहब, मेरा ये अब जानना है कि जिस तरह से आपने यूपीएससी के फील्ड में अपने इतने एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है, तो क्या हर्डल्स आते हैं कि बच्चे कहाँ लैग करते हैं? देखेंगे आप रिजल्ट अगर पूरा समझने की हम लोग कोशिश करें तो। 2 चीजें हैं ना, बहुत साफ साफ बता दूं मैं आपको जी। कि ज्यादातर बच्चे जो बाहर से निकल के आ रहे हैं उनको पता नहीं कि यूपीएससी का टेम्परामेंट क्या है और किस थॉट ऑफ लेवल पे यूपीएससी को प्रिपेयर किया जाता है। उन्होंने कुछ इतिहास सुन रखा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट के साथ वो आगे बढ़ते हैं, वो बेसिक से बढ़ते हैं। पर यूपीएससी का जो नेचर है ना, आप उसका अलग टेम्परामेंट है, उसका अलग लेवल है, उसका अपना थॉट ऑफ एक्सप्रेशन है। एक बच्चा 9th क्लास में 12th क्लास में हिस्ट्री पढ़ता है, यहाँ ही पढ़ता है। एक बच्चा पीएचडी भी करता है उस सब्जेक्ट से। सो अगर एकेडमिक में तो उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी रहा है, साइंस रहा है, तो यहाँ आने के बाद सब जीरो हो जाता है। बिल्कुल। तो जो निकल के आ रहा है बाहर से वो सारा जीरो है। तो एक चैलेंज है कि फिर से कहाँ से शुरू किया जाए, तो उसको शुरू करना जरूरी है। एक चैलेंज तो ये है, और दूसरा जो चैलेंज है कि पहले उसके दिमाग को तैयार कर किया जाए। यू आर द ओनली पर्सन, यू आर ओनली बॉय, यू आर ओनली चाइल्ड, यू आर ओनली गर्ल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, नोबडी एज यू। तो अगर वो दिमाग से तैयार हो गया कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर वो क्वालिफाई कर ले जाएगा। डॉक्टर साहब, इस पर एक और मैं फर्दर आप ही से क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जिस तरह से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सिलेबस और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या वैल्यू है? बिल्कुल है। प्राइमरी चीज है ये है कि यूपीएससी ने कुछ छुपाया नहीं है अपनी बात अंदर। उसे सिलेबस को ओपन कर दिया है कि दिस इज द सिलेबस, फिल्म्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब सिलेबस दे तो दिया है, लेकिन सिलेबस को समझना आसान नहीं है। उस टाइम तक जब तक आपको यूपीएससी का कोई एक्सपर्ट जो पढ़ाने वाला टीचर है या फैकल्टी है उस सिलेबस को बारीकी से समझाने दे कि सिलेबस की मीनिंग क्या है। सो वेस्ट तो है वो। तो इम्पोर्टेंट तो ये कि सिलेबस को पहले समझा जाए, फिर उसको सब्जेक्टिव बना के उसको स्टडी किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। दूसरा ये कि कोई शॉर्ट टर्म एग्जाम भी नहीं है, ये टाइम मांगता है। ईमानदारी से अगर किसी बच्चे ने 2 साल का वक्त यहाँ दिया है इस प्रिपरेशन में, और सही गाइडलाइन उसके पास है, सही मेंटरशिप है, सही फैकल्टी है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि उस बच्चे का ना हो। डॉक्टर साहब, आपसे जुड़ने से पहले मैंने कई एस्पिरेंट से बात भी किया जो मेरे लाइब्रेरी में है, कि उनसे ये निकल के आया कि क्या सिलेबस को समझने के लिए सेल्फ समझा जा सकता है या टीचर की जरूरत? मुश्किल है, मुश्किल है। मैं बहुत सिंपल इसको समझा सकता हूँ जी। कि जो बच्चे इस तरह के सवाल में जूझ रहे हैं या देख रहे हैं, आप प्रीलिम्स के सवाल को देखिए, 100 सवालों को देखिए, बिल्कुल। और गूगल का या यूपीएससी का जो मार्केट में सिलेबस अवेलेबल है उस सिलेबस को टैली कीजिए। अगर उसी सिलेबस को आप पढ़ के प्रीलिम्स में ही अपीयर हो रहे हैं तो यकीन आपका नहीं हो रहा है। सही है। दुश्वारी यही है कि जो सिलेबस आपके पास मौजूद है, अगर उसी सिलेबस को रीड आउट करके चल रहे हैं तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है, वो टाइम टेकन का, फिर शायद नहीं भी होता है बहुत लोगों का। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को एक साथ देखेंगे,
जैसे मैं बहुत सिंपल सा सवाल करता हूँ, आपसे ही सवाल जी करता हूँ ना, जी कि प्रीलिम्स में एक सिलेबस है ज्योग्राफी का। जी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें प्रीलिम्स के अंदर, जी तो बहुत कम। सो 15 और 16 सवाल लगभग होते हैं। पर ज्योग्राफी का सिलेबस फर्स्ट पेपर मेन से भी है और प्रीलिम्स से भी है, और उसी का एक पार्ट है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। यस सर। और वो सर आईएफएस जुड़ने के प्रीलिम्स बाद उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। प्रीलिम्स के अंदर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा है। जी अगर आप सिलेबस को देख रहे हैं तो आप कहेंगे पर्यावरण तो है ही नहीं, इन्वायरमेंट तो है ही नहीं, सही बात ज्योग्राफी है। सही बात। सच्चाई तो ये है। जी 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 तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, जो आपका जी एग्जाम को बाहर करता है। एक चीज और कहूंगा कि सब लोग कहते हैं कि एथिक्स फोर्थ पेपर है जी और प्योरली बेस का पेपर है, जी इसका प्रीलिम्स का क्या काम है? जी गवर्नेंस प्योर बेस का पोर्शन है। मेंस आप प्रीलिम्स उठाकर देखें, गवर्नेंस और एथिक्स मिलाकर एवरी प्रीलिम्स में 2 से 3 सवाल होता है। यस तो अगर ये बात सोची गई है, पढ़ाई का आपका तरीका ये है कि हम प्रीलिम्स के सिलेबस को सामने रख के पढ़ेंगे, तो यू मस्ट बी डिस्क्वालीफाई इन दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एवरी ईयर। यू अटेम्प्ट 6 और अपना कैटेगरी वाइज कर लीजिए, जो भी आपका अटेम्प्ट है। यस आप सब में फेल्योर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसमें एक और मैंने समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो सारे हर्डल्स पर हमने बात की, तो उसको जो हिंद गुरु यूपीएससी की कोचिंग एकेडमी बना रहा है, ये कैसे मैनेज करने के लिए तैयार? प्राइमरी चीज तो ये है कि बच्चा जब हमको ज्वाइन करेगा तो सबसे पहले एवरी वीक सैटरडे हम वर्कशॉप रख रहे हैं, एवरी वीक। यस सर। ये फैसिलिटी है, फ्री है, इसमें कोई एंट्री फीस, कोई रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है। उस वर्कशॉप का जो मोटिव्स है, हम सबसे पहले इन्हीं 2-3 दिनों में बात करेंगे कि एग्जाम है क्या, उसका सिलेबस ऑफ कंटेंट क्या है, सिलेबस की लेंथ क्या है, और सिलेबस को कैसे डिजाइन करके प्री और मेंस तक जाया जा सकता है। जी क्या केवल प्रीलिम्स को के सिलेबस को पढ़ाया जाए या पूरा पढ़ा जाए? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है कि जैसे बहुत सारे जो एस्पिरेंट है, जो तो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और वो भी कहीं जाकर के यही लैग कर रहे हैं, यानी कि सिलेबस और अपने जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसी के ट्रैप में है, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? असल में एक मरहला ऐसा होता है ना, जब बच्चों को अपनी ही पढ़ाई लिखाई में एडिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यस कि हमने सब पढ़ लिया, आप कहाँ से क्या छाटे, क्या घटाए, क्या बढ़ाए। सही। ये बड़ा 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 अजीब सा मसला है। अब बच्चा खुद ही अपने पीक पर है, उस मरहले पे कहा जाए कि आप तुम एडिट करो, तुम्हारा वे सही नहीं है, तो कंफ्यूज करता है। लेकिन सच्चाई ये है, मैं इसका एग्जांपल सबसे अच्छा आपको ना इलाहाबाद और पटना का दूंगा। आप इलाहाबाद पटना में जाकर देखें ना कि यूपी पीसीएस क्वालिफाई करने वालों ऐसे लोग मिलेंगे जो 20 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई है, 20 बार, और मेंस एक बार भी नहीं हुआ है। कुछ तो गलत है वहां पर। सही बात। उम्र होगी 40 साल की, 45 साल की। कुछ तो ऐसे हैं, मैं जानता हूं जिनको, जो खुद भी पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे ही पढ़ रहे हैं। अच्छा। ऐसे में मेरे पास एग्जाम्पल, जो दोनों माँ बेटे एक साथ मुझे पूछने आए हैं कि सब हमारा नहीं हुआ, बेटे को बता दो, हमको भी बता दो। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी है। जी तो करना क्या है ना कि देखिए, आपका अपना, मैं एक वर्ड यूज करूंगा यूपीएससी के लिए खास करके, जी जी कि हम बुक से, मैगजीन से, कोचिंग से, बहुत सी जगहों से डेटाज इकट्ठा करते हैं, कुछ थ्योरीज कलेक्ट करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स कलेक्ट करते हैं, उनको अच्छे समझते हैं, हमको सब आ जाता है। तो बेसिक क्या है कि हम एक एल्गोरिथम बनाते हैं, अपने पूरी प्रिपरेशन में एल्गोरिथम बनाते हैं कि ये सभी डेटा है, ये प्रिंसिपल है, ये थ्योरीज है, सब मिलाकर हमने क्या किया, एक एल्गोरिथम बनाया। और जो एक्चुअल मेंटोर्स है, जो फैकल्टीज है ना, अगर वो सही है, उसका काम है कि आपके पास एल्गोरिथम तो है, बट हाउ टू कन्वर्ट दिस एल्गोरिथम ऑन द पैलियोगोरिज्म। यस अगर ये कोई बच्चा कर ले गया तो उसका हो गया है, और नहीं कर पाया तो 10 अटेम्प्ट देता रहा, नहीं होगा। राइट। अब पैलियोगोरिज्म क्या है साहब? वो पैलियोगोरिज्म है कि जो आपने थ्योरीज को, डेटास को, प्रिंसिपल्स को कलेक्ट किया है, आपने खूब जानकारी दिया है, बट आपके अपनी ओन थॉट क्या है, उस पर आपके अपने वो ओन वर्ड्स क्या है, आपकी खुद की एक्सप्रेशन कैसी है, आपकी खुद की ओन फिलॉसफी कैसी है, सब इकट्ठा करके आपके पास कुछ कहने के लिए है या नहीं, आपके खुद के शब्द है या नहीं है, आप उसी बुक को लिख रहे हो, उन्हीं थ्योरीज को लिख रहे हैं, तो कॉपी कर रहे हो तो नहीं हो रहा है ना। अगर ये आप प्रिंसिपल जानते हो, ये तरीका आपको पता है, या आपको कोई कैपेबल मेंटोर बता पाए कि हाउ टू कन्वर्ट एल्गोरिथम इनटू द पैलियोगोरिज्म, सो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है। अगर ये फिलॉसफी आपको पता नहीं है,
तो आप 6 वाले हो, चाहे नए वाले हो, चाहे 12 अटेम्प्ट वाले हो, तो किसी का नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब कई एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो सेपरेट करके पढ़ते हैं, मान लीजिए प्री को पहले तैयार कर लें, फिर मेंस का करेंगे, फिर इंटरव्यू का करेंगे, तो इस पर आपकी नहीं, ये क्या गलत राय है? तरीका, ये तरीका गलत है। क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने बातें किया है कि अगर आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, सिलेबस रख के पढ़ रहे हो, तो प्रीलिम्स तो अकेला नहीं हो रहा है, जी आपको हर हाल में प्रीलिम्स के साथ मेंस को रखना पड़ेगा। जी तो वो तो आपको अकेले अकेले अगर कोई कर रहा है कि मैं प्रीलिम्स पहले पढ़ूंगा, तो दूसरी बात ये है कि अगर प्रीलिम्स आप मई में क्वालिफाई भी कर रहे हो, तो मई जून के लास्ट में रिजल्ट आता है, जुलाई फर्स्ट में रिजल्ट आता है, और सितंबर आने में कब टाइम मिलता है। जी अगर प्रीलिम्स कोई क्वालिफाई भी कर रहा है जुलाई के अंदर, तो 2 महीने में कितना मेंस पढ़ लेगा? वो एक ट्रैप हो जाता है, फिर वो तो मेंस आ ट्रैप जाता हो गया, जी तो मेंस में उसका नहीं हुआ। जी तो अगर कोई इससे तैयारी कर रहा है कि मुझे केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है, तो इट्स वेरी गुड, और मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इसको। जी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि उसका पूरा क्वालिफाई हो, बिल्कुल उसका पीटी भी हो, मेंस भी हो, फाइनल भी हो। जी तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कोई प्रीलिम्स के लिए पूरा पूरा साल पढ़ रहा है, तो तरीका गलत है। वो पूरा कंबाइंड पर टाइम निकाले, शॉर्टकट ना ढूंढे, अपनी जिंदगी का 2 साल निकाले, 2 साल पढ़े पहले कायदे से, एग्जाम को समझे, सिलेबस को समझे, मेंटरशिप को फॉलो करे, अगर किसी कोई है तब, जी अच्छा या डॉक्टर नहीं है तो ढूंढ ले। जी डॉक्टर साहब वही फिर हम थोड़ा सा इस पर आते हैं, जो रीजनल है यहाँ का, जो रीजन है यहाँ का, कि जामिया नगर में आपने सेलेक्ट किया और हिंदू गुरु के साथ आप जुड़े, और एक हिंदू गुरु पहले से ही इतना अच्छा सर्विस दे रहा था नीट IIT जेईई में, तो अगर मान लीजिए यहाँ कैसे आप स्टूडेंट के पास अपना मैसेज पहुंचाएंगे, क्या आप बताएंगे कि जैसे आप डॉक्टर साहब आपके पास इतने क्वालिफिकेशन, लोग कैसे जुड़े आपसे? देखिए बहुत ये सिंपल जवाब है ना। जी जी सर एक तो ये है कि मेरा दूसरा ख्वाहिश हो सकती थी जी कि मैं अपने होम टाउन आजमगढ़ चला जाता जी और वहां पर कुछ इस तरह का काम करता। जी पर सच्चाई ये है कि यूपीएससी के रिगार्डिंग जो अवेलेबिलिटी है, वो चाहे जर्नल्स हो या मैगजीन्स हो या बुक्स हो या मेंटरशिप हो या अच्छी फैकल्टी हो, वो दिल्ली के अंदर है। इस बात पे कोई मना नहीं कर सकता, ना कोई इनकार कर सकता। बिल्कुल सर मैं लखनऊ, इलाहाबाद या पटना या आजमगढ़ जैसे जिलों को चुन सकता था, लेकिन मुश्किलात ये थी कि वहां पर चीजें प्रोवाइड कैसे की जाती हैं। सही तो ये हर हाल में दिल्ली के अंदर ही चॉइस हो सकती थी कि सेंटर को दिल्ली में ही रखा जाए। डॉक्टर साहब अगर एक सेकंड में इस पर ये बात करूं कि जिस तरह से जामिया का RCA इतना ग्रो किया कंपेयर टू अलीगढ़ RCA, तो इसका एक वजह ये भी तो हो सकता है सर कि मेट्रोपॉलिटन हाँ, होने की वजह बिल्कुल, से बिल्कुल। और कोचिंग को एक्सप्लोर दिल्ली करने होने की वजह से, जी दिल्ली जी में चूंकि चीजें अवेलेबल है, जी 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 टीचर अवेलेबल है, फैकल्टीज अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, जी 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 और जो हमको रीजन्स पे अवेलेबल नहीं होता। जी दूसरी बात ये है ना कि हम रीजन्स पे बच्चों का थॉट भी डेवलप नहीं कर पाते। हाँ। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं कि इलाहाबाद, पटना, जयपुर, भागलपुर या इंदौर का, या साउथ के भी बड़े सिटीज में काम करते हैं, बच्चा बहुत कुछ करता है वहां पर। वो सिविल सर्जन भी है, वही यूपी पीसीएस भी देगा, वही RO भी देगा, वो SSC भी देगा, सही है। वो TET भी देगा, वो प्राइमरी का शिक्षक भी बनना चाहता है। इस पर आपका क्या राय है तो सर? कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है कि एग्जाम को लेकर, तो उसका कुछ हो नहीं रहा है। जी तो एक लंबा जर्नी है उसकी, 20 साल 25 साल की जर्नी है, उसका कहीं नहीं हुआ। जी दिल्ली का एक फायदा ये कि पूरा इंडिया सेंट्रलाइज करता आता है बच्चा यहाँ पढ़ने के, तो एक सिंगल माइंड से आता है कि मुझे केवल यही करना है, बिल्कुल। तो मन बनाता है कि मुझे यही करना है। जब एक सिंगल काम उसने अपना लिया, तो सिंगल हो गया उसका, उसकी चॉइस में TET और SSC और क्लर्क बना नहीं था। सही जब बच्चा अपने घर से आहद करके आया है कि मुझे UPSC में ही जाना है और सिविल सर्वेंट ही बनना है, तो एक ट्रैक पे वो काम कर रहा है। अगर वहीं पर उसको सही ट्रैक मिल गया, सही गाइडलाइन मिल गई। सर जैसे सक्सेस रेशियो जो UPSC का है वो तो वेल डिफाइंड है कि कम है, तो इन केस अगर वो नहीं निकाल पाते हैं तब फिर वो बैक करे या क्या करे? इस पर ना एक अच्छी बात अलग से हो सकती है जी 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 कि UPSC के एस्पिरेंट्स को क्या केवल UPSC में रहना चाहिए, हाँ। या कुछ बेहतर दूसरा अल्टरनेट या विकल्प लेकर चलना चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि UPSC एक जर्नी है, बहुत से लोग इस पे अनसक्सेस हैं, जी रेशियो सक्सेस का कम है, और जो कामयाब है, जो मेहनती है, जो कैपेबल है, वो कामयाब भी है। और इसके साथ एक चॉइस जरूर रखिए सब लोग। जी मैं तो आपको 2 बता सकता हूँ उसमें ना, जी डॉक्टर या तो आप UGC के साथ जाएं, या अपने जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के एग्जाम को, जो आपका सबऑर्डिनेट है, UP PCS है या BPSCs है, उनको जरूर पकड़िए, क्योंकि पैटर्न लगभग वही है। थोड़ा रीजनल चीजें बढ़ जाती हैं, और आप पढ़ने के लिए कमर कसे हुए, तो पढ़ने से किस बात का डर है, पढ़ा भी उसको सही भी, बात है कि नहीं है। तो केवल UPSC को फोकस करके सिंगल टारगेट करना थोड़ा सा समझदारी नहीं है। 1 से 2 अल्टरनेटिव लगभग आपको बेहतर लाइफ दे सकते हैं।
उसको जरूर रखें अपने साथ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा ना कि यूपीएससी में लड़का भले ही सक्सेस ना हुआ हो और लाइफ में कभी फेल नहीं होता। जी जी, विन विन सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो option कहीं ढूंढ ना कहीं अपने आप को स्टैब्लिश कर ही लेगा, क्योंकि वो माइंड से, मेहनत से, अपनी जहनियत से अपने आप को इतना आगे कर लेता है कि वो एटलीस्ट भूखा तो नहीं रहेगा, अपनी फैमिली को कामयाबी के रास्ते में चलाने के लिए पहुंचाने की कैपेबल कोशिश है जी। ना। लेकिन फिर भी वो तो मरहला है ही है, लेकिन फिर भी एक तो दो ऑप्शन अच्छे रखें आप, ताकि घर जाएं या कामयाबी कोई पूछे कि 2 साल 4 साल का वक्फा लेके आए हो तो लेकर के आए हो, तो आप कह सकते हैं कि मैं खाली हाथ घर नहीं लौटा हूँ, सही। आई हैव समथिंग। तो ये काम अच्छा है कि आप अपने साथ एक अल्टरनेट रखें, आप पीजी करें और पीजी में यूजीसी के साथ जाएं, क्वालिफाई करें, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें और कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखें, बहुत अच्छी नौकरी है वो, और वेल रिकॉग्नाइज और वेल रेस्पेक्ट की नौकरियां हैं वो, या फिर स्टेट के पीसेस को देखें, वो आपको भी एक 4 साल 5 साल बाद आप प्रमोशन होके फिर कैटेगरी आईएएस की बन जाती है, तो आप आ ही जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस पर मैंने बहुत बात कर ली, यूपीएससी को बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया। हम आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपके कि सर ये जानना चाह रहे हैं कि जो हिंद गुरु में जो एस्पिरेंट एडमिशन लेता है या वो फीस उस पर वो आप क्या क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं? देखिए, एक तो मैं बहुत ओपनली उसको बता दूं आपको कि दिल्ली के जो सेंटर है यूपीएससी सिविल सर्विसेज कह रहे हैं, वो तो करोल बाग, मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर है, कुछ नोएडा के सेंटर्स में डेवलप हो रहे हैं। एक तो ये है, मैं वहीं से चूंकि आ ही रहा हूँ अकेडमी से, उनका फीस स्ट्रक्चर मुझे पता है कि किस तरह से वहाँ पर चीज़ें शुरू की जाती हैं और कहाँ जाकर ख़त्म होती हैं जी। तो आप यूँ मान के चलें कि लगभग वो 1-1.25 लाख से शुरू होती है और जाकर ख़त्म होती है 5 के आसपास। तो ये एक फीस का वहाँ पर रेंज है। बच्चा मजबूर होकर टाइम देता ही है। 60% बच्चा उसको पे करता है अकेडमी के अंदर, मुझे अच्छे से पता है। या तो आप भेजें उनको वहां तक, या तो उसको थोड़ा सा बाइफर्ट करें। मेरी जो प्रमोटर्स है नूर नवार खान सर या और लोगों से, तो उन लोगों ने कहा कि सर फीस को आप हाफ करें। तो पहला जो सबसे पहले ही 50% जो 50% का जो फीस का जो एक्चुअल फीस यहाँ के रखी गई है, डिस्काउंट नहीं कह सकते इसको, उन एकेडमीज के कंपेयर में यहाँ पे फीस ही हमने आधी की है। एक तो ये फैसिलिटी आपको है। दूसरा, एक जो मैं आपको आपके जरिए एक अनाउंसमेंट करूंगा और इसको आप ज्यादा प्रमोट करेंगे, बिल्कुल है ना, बल्कि बाइट बना कर अलग से करें जी जी। हिंदू गुरु एकेडमी प्रमोटर्स और हम लोगों ने मिलकर एक स्कॉलरशिप अवार्ड करने के लिए अहद किया है और उसको देने भी जा रहे हैं जी। ये 50 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। इसमें हिंदू गुरु एकेडमी अपनी तरफ से 10 बच्चों को, जिसमें 5 लड़के और 5 लड़कियां होंगी, उनकी बस कंडीशन ये है कि वो ग्रेजुएट हो और उसकी डिग्री कंप्लीट हो, 21 साल की एज कंप्लीट हो। एक टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उस टेस्ट के जरिए 5 गर्ल और 5 बॉयज को एवरीथिंग फ्री करेंगे, कोई फी नहीं। फूडिंग, लॉजिंग, लाइब्रेरी फी, मेंटोरशिप, ये स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला कब है? ये थोड़ा आ रहा है। ये स्कॉलरशिप दिसंबर मंथ के लास्ट वीक संडे में होगा जी, और यहीं पर होगा जी। इसमें 50 MCQs होंगे या 100 हो सकते हैं जी जी जी। और 2 एस्से राइटिंग होगी। एस्से का जो मौजू होगा, जो उसका सब्जेक्ट होगा, वो करंट का होगा, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल टॉपिक्स होंगे। और 50 ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो सब्जेक्ट है हमारे यूपीएससी के अंदर लगभग, या हम इस पर बात कर रहे हैं कि 50 रखा जाए या 100 रखा जाए, इसको थोड़ा सा भी देखिए। वो एग्जाम होगा इसे दिसंबर के लास्ट संडे को। उसके बाद एक पैनल इंटरव्यू का है, वहां पर ये इंटरव्यू के पैनल के बाद वो इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं 10 बच्चों के लिए। दूसरा बच गया 20 टेक्स्ट 20 के लिए, उसी एग्जाम का जरिए वो भी टेस्ट है। हम उसको सेलेक्ट करेंगे। इन सारी फैसिलिटीज में, फी में, फूडिंग में, लॉजिंग में, उसको फी का 50% डिस्काउंट करेंगे जी। जो फीस हमारी वैसे रिड्यूस है जी जी, उसमें भी फीस का 50% करेंगे 50%। और फूडिंग, लॉजिंग में भी करेंगे। फर्स्ट 10 को तो पूरा फ्री है जी, उसको कोई फी नहीं करनी है। उसकी फूडिंग भी फ्री है, उसकी लॉजिंग भी फ्री है, उसकी लाइब्रेरी भी फ्री है, उसके रिहाइश भी फ्री। वो 10 बच्चे पूरा फ्री होकर पढ़े जी। और
एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा जी, मेरिट। हाँ। और रेस्ट ऑफ 20 बच्चे जो बच गए हैं उनको फी का 50% ऑफ होगा, फूडिंग लॉजिंग उनके लिए प्रोवाइड नहीं होगी, लेकिन फी का 50% उनको रिवर्स होगा। जी जी तो एक तो ये कि फी ही आधी कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर, दूसरा ये स्कॉलरशिप है। बट जो फ्रेशर बच्चा है ना वो भी घबराए नहीं, जैसा हमारे लिए कुछ नहीं है, नहीं है, क्या दे रहे है ना। हम जो बच्चा अभी 12th पास करके आ रहा है ना, जी या ऐसे आना चाहता है, तो फ्रेशर्स के लिए जिनके पास 2 साल का 3 साल का वक्त है, अच्छा ये जो स्कॉलरशिप है ना वो 2026 अटेम्प्ट के लिए, 25 के लिए नहीं है जी क्योंकि हम ये जो अवार्ड है, जो स्कॉलरशिप है, हम चाहते हैं कि पढ़ा को कर एग्जाम में उसको अपेयर कराएं। तो जो 2026 का अटेम्प्ट है, 25-26 का, उस उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है ये, और हम इंटरव्यू तक उनको अपने पास रखेंगे फ्री। जो बच्चा फ्रेशर है, नया है, वो 12th पास करके आया, उसका 3 साल का प्रोग्राम है, उनकी जो फी है उस फीस का हम 20% फेयर अप टू उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, फीस का लोएस्ट फी का उसको भी दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि फीस को लेकर फियर क्रिएट ना हो। हमारा जो मोटिव है कि बच्चा नहीं दे पा रहा है, फीस के डर जा रहा है, तो फियर खत्म हो कम से कम, और बच्चा यहाँ तक आए और पढ़ना चाहता है, ख्वाहिशमंद है। अच्छा सर, एक बात और इम्पोर्टेंटली जानना चाह रहा हूँ कि जो फी है तो वो इंस्टॉलमेंट में भरने का सुविधा है? एक जो फी है, एक अमाउंट है जो एडमिशन करा है पहला दे दे, उसके बाद आप अपनी 6 महीने के लिए, 8 महीनों के लिए EMI बनवा लें और वो अपनी डेट पे जमा करते रहें। फैसिलिटीज है जी जी। तो बहुत सी चीजें होती हैं कि भाई कोई एक बार पे नहीं कर सकता जी डॉक्टर, तो कई बार में पे करना चाहता, तो यहाँ ऑल फैसिलिटीज है ना, हम मैक्सिमम सुविधाएं देना चाहते हैं। अगर कोई ख्वाहिशमंद है तो इतनी बड़ी सुविधा तो नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि इस बच्चों इलाके के बच्चे पढ़ें। जो मकसद है, जो हमारे प्रमोटर्स हैं, जो नूर नवाज खान सर है या और जो लोग हैं, उनकी पूरी ख्वाहिश है कि बच्चों को वो जो परेशानियां आती है पढ़ाई लिखाई में, उनको कैसे दूर किया जाए। तो बड़ी डिस्कशन हुई है कि क्या क्या परेशानियां आती है इसके बच्चों को। एक फीस का भी मसला है, बिल्कुल कि महंगी फीस है, एक बार में नहीं दे सकते, तो कई बार में दे सकते, तो वो भी हमारे पास है। कुछ बड़े अच्छे बच्चे हैं जो केवल फी की वजह से ही नहीं पढ़ पाते, तो अगर अच्छे हैं, टैलेंटेड है, तो एग्जाम में क्वालिफाई करें, हमको फ्री करा रहे हैं। अब इसमें ये कह सकते हैं कि अब कोई एक्सक्यूज किसी के पास नहीं है कि फी नहीं है, आप आए, ज्वाइन करें और पढ़ें। जिंदगी जो है ना कभी एक्सक्यूज को छोड़ती नहीं है। जी डॉक्टर जी, वो हमेशा जिंदगी के हर मरहले पे एक कहानी सुनाती है जी। और कामयाबियां कहानियों पे नहीं चलती, बिल्कुल, वो कामयाबियां मेहनत पे चलती हैं और फैसले करने पे चलती हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट में हम आपको 1.5 मिनट दे रहे हैं, अब आप हमारे जो दर्शक हैं या ओवरऑल कंट्री या एस्पिरेंट को क्या मैसेज देना? मैं सिर्फ इतना थोड़ा सा कहूंगा ना कि ओखला हुआ, जामिया नगर हुआ, अबुल फजल हुआ, ये पूरे रिहायशी इलाकों के जो बच्चे या बच्चियां ख्वाहिशमंद हो, बेफिक्र होकर आगे पढ़ें। मैं हूँ यहाँ, मेरे परमानेंट ज्वाइन कर रहे हैं इसको, अच्छी फैकल्टीज हैं, प्रमोटर डॉक्टर नूर नवाज खान सर, बाकी लोग भी पूरे ख्वाहिशमंद हैं कि अकेडमी ग्रो अप करे, चले। हम बच्चों को यहीं पर रखकर, यहीं पढ़ाकर, यहीं से कामयाब करके उनकी जिंदगी में देश मुल्क की खिदमत करने के लिए भेज दें। आप भरोसा रखें और इंशाल्लाह आपके भरोसे को हम टूटने ना देंगे, और जो बेहतर हो सकता है हम आपको देने के तैयार हैं। मेरी गुजारिश आप ओखला वालों से भी है और सभी बड़ों से भी है कि अपनी दुआएं दें हमको, ताकि हम जो है करके यहाँ तक की जिम्मेदारियाँ उठाने के तैयार हैं। आपकी दुआओं की दरख्वास्त है, आपकी सलाहियों की ज़रूरत है। आप सलाह भी दें कि हम इलाकों में क्या बेहतर कर सकते हैं, हम वो सुनने के लिए और मानने के तैयार हैं। बस इतनी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भेजें। कल एक वर्कशॉप है, इसको अगर आप उसको मैसेज पहुँचा सकते तो पहुँचाइए। एवरी सैटरडे एक वर्कशॉप रख रहे हैं हम, और सैटरडे आप 11 बजे भेजिए अपने बच्चों को। नहीं ज्वाइन करें कोई इशू नहीं है, कम से कम सीख कर जाएं, पढ़ कर जाएं कि यूपीएससी का जो पूरा का पूरा फिनोमेना है वो है क्या। ज्वाइन करना ना करना उसके बाद के फैसले होंगे कि करना है या नहीं करना है। पहले बारीकियां समझे, उसकी बेसिक समझे, फिर फैसला इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ थे डॉक्टर शमशाद साहब, जो कि हमने बहुत अच्छे से गुफ्तगू की है, अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कस किए हैं, यूपीएससी से लेकर के और भी जनरल अवेयरनेस को लेकर के। तो ये हिंद गुरु कोचिंग एकेडमी है जो यूपीएससी लॉन्च कर चुका है, जो उसके एस्पिरेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं भी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उससे भी ये गवाही दे सकता हूं कि सर के पास एक्सपीरियंस है, जो फैकल्टीज है वो काफी एक्सपीरियंस होल्डर है, कई जगह पे और अपने सारे सेवाएं दे चुके हैं। तो आप लोग हैं, उनको आपके साथ जोड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।